मैं देख रहा हूं मेरी बंजारा समाज की माताएं बहनें यहां बैठी है। हमने अभी गुमंतु समुदाय के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाने का इस बजट में घोषणा की है। इस गुमंतु समाज के वेलफेयर बोर्ड से समाज में गुमंतु समाज है जिसमें हमारा बंजारा समाज भी है, उनके वेलफेयर के लिए पहली बार देश में अलग बोर्ड बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, यहां मुझे कोली समाज के सभी नेता मिले, उन्होंने मेरा सम्मान किया। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं उनके इस समर्थन के लिए। साथियों, कामगारों की ही तरह देश भर के लगभग 12 करोड़ किसान परिवार जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन है, उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना तय है। इसके तहत केंद्र सरकार सीधे किसानों के खाते में हर साल 75,000 करोड़ रुपए जमा करने जा रही है। 75,000 करोड़ रुपया हर साल। आप कल्पना कर सकते हैं, गांव में जब किसान के हाथ में 75,000 करोड़ रुपया गांव में पहुंचेगा तो गांव की इकोनॉमी कैसी दौड़ने लगेगी। और इसकी पहली किस्त देश के करोड़ों किसानों को ऑलरेडी पहुंच चुकी है, मिल चुकी है। भाइयों बहनों, ये लाभ कर्नाटक के भी लगभग 71 लाख किसानों को मिलना तय है। लेकिन मैंने पहली किस्त दे दी, देश भर के किसानों को मिल गई, लेकिन जिनको सिर्फ राजनीति करनी है, राजनीति के खेल खेलने हैं, किसानों का भला करने का इरादा नहीं है, ऐसी कुछ सरकारें हैं। इनको लगता है कि अगर उनके राज्य में किसान के खाते में 2,000 रुपया पहुंच गया तो ये तो मोदी मोदी करने लग जाएंगे। और इसलिए ये कर्नाटक की सरकार कर्नाटक की जनता के पीठ में छुरा भोंक करके सत्ता की गलियारे में पहुंची हुई कांग्रेस और रिमोट से चल रहे मुख्यमंत्री, इन्होंने कर्नाटक के किसानों की सूची अभी तक हमें पहुंचाई नहीं है। देश भर के किसानों को हमने पैसे पहुंचाए, लेकिन मैं कर्नाटक के किसानों को पैसे नहीं पहुंचा पाया। इसके गुनहगार, किसानों के दुश्मन ये आपके बेंगलुरु सरकार में बैठे हैं। कर्नाटक का कोई भी किसान किसान विरोधी लोगों को माफ नहीं करेगा। आप मुझे बताइए भाइयों, जब दिल्ली सरकार पैसे दे रही है, किसान के खाते में दे रही है, तो इनके पेट में दर्द होना चाहिए क्या? इनको तकलीफ होनी चाहिए क्या? तो तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ इसलिए हो रही है कि मोदी सीधा बैंक के खाते में पैसा जमा कर रहा है, बीच में कटकी करने के लिए कोई जगह नहीं बची है। कोई उसमें से 2-5 रुपया भी निकाल नहीं पाएगा। अगर उसमें से कुछ मिलेगा नहीं तो करेंगे क्यों? ये भ्रष्टाचार के आदी लोग कर्नाटक के किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं।
और मैं उनको कहना चाहता हूं, अगर कर्नाटक के किसानों के हक के बीच में वो दीवार बन के खड़े रहे तो कर्नाटक के किसान उस दीवार को ध्वस्त कर देंगे। ये मैं विश्वास से कहता हूं भाइयों बहनों, यही भ्रष्टाचार और वंशवाद की महामिलावट करने वाले लोगों की यही असल मंशा है, यही इन लोगों की सच्चाई है। ये वोट के लिए किसान गरीब का नाम लेते हैं, लेकिन वोट मिलने के बाद किसान को भूल जाते हैं, गरीब को भूल जाते हैं। साथियों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इन्होंने कर्ज माफी के नाम पर किसानों से वोट मांगे थे कि नहीं मांगे थे? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ, बेंगलुरु में पता चले जरा। कर्ज माफी के नाम पर वोट मांगे थे कि नहीं मांगे थे? उन्होंने कर्ज माफी का वादा किया था कि नहीं किया था? सभी किसानों का पूरा कर्ज माफ करेंगे ऐसा कहा था कि नहीं कहा था? झूठ बोल करके वोट ले गए कि नहीं ले गए? जनता की आंख में धूल झोंकी कि नहीं झोंकी? लोगों को मूर्ख बनाया कि नहीं बनाया? क्या कर्ज माफ हुआ? क्या कर्ज माफी पूरी नहीं हुई? किसानों, उसके बदले में क्या हुआ? किसानों पर केस कर दिए, केस, पुलिस वालों को भेजा। यही इनका तरीका है। कर्नाटक के किसानों ने ऐसे खिलाड़ियों का बराबर हिसाब चुकते करने का मौका आ गया है। खुद तो अपना वादा निभाते नहीं है और दूसरा अगर ईमानदारी से काम कर रहा है तो वो लाभ भी किसानों तक पहुंचाने में अड़ंगे डाल रहे हैं। भाइयों बहनों, मैंने पहले ही कहा, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बिचौलिए दलालों को मेरी योजना में कोई जगह नहीं है। क्या इस योजना से उनके करीबियों का लाभ नहीं होगा? इसलिए वो पीएम किसान योजना से जुड़ना नहीं चाहते। साथियों, हमारा कर्नाटक का बहुत एक इलाका है जो गन्ना किसानों का है। गन्ना उत्पादन में अग्रिम श्रेणी है, शुगर केन। गन्ना किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। गन्ना किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार द्वारा गन्ने के समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है। इतना ही नहीं, प्रति क्विंटल गन्ने पर लगभग 14 रुपये की अतिरिक्त मदद सीधे किसानों के खाते में पहुंचाई गई है। ये भी सीधे उनके खाते में, कोई बिचौलिया नहीं। इनकी परेशानी यही है कि जब तक मोदी रहेगा चोरों की दुकान बंद। पहले ये मदद चीनी मिलों के माध्यम से दी जाती थी। पिछले हफ्ते ही सरकार ने फैसला लिया है कि जो चीनी मिलें किसानों को बकाया देने में अड़चन महसूस कर रही हैं, उनके लिए भारत सरकार सॉफ्ट लोन का प्रावधान करेगी। ऐसी मिलों को बैंकों से कर्जा दिलवाया जाएगा जिसके 1 साल के ब्याज का भुगतान केंद्र सरकार करेगी। साथियों, चीनी की ज्यादा पैदावार से कीमतों पर ज्यादा असर ना हो, इसके लिए एक न्यूनतम मूल्य तय किया गया है। चीनी के आयात पर 100% शुल्क भी लगाया गया है। चीनी निर्यात करने की अनुमति भी दी गई है। इसके साथ ही गन्ने से बायोफ्यूल तैयार करने के लिए देश भर में व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उसके चलते इथेनॉल की सप्लाई पहले की तुलना में 4 गुना करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में इथेनॉल का देश में और बड़े स्तर पर इस्तेमाल होने वाला है।
पेट्रोल डीजल से लेकर हवाई ईंधन तक में इथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ाया जा रहा है। साथियों, इथेनॉल से जुड़ी टेक्नोलॉजी आज नई नहीं है, दुनिया में बहुत पहले से टेक्नोलॉजी चल रही है। यही कारण है कि जब अटल जी की सरकार ने इस दिशा में काम शुरू किया था, लेकिन अटल जी की सरकार के जाने के बाद फिर इन्होंने ताले लगा दिए। हमारी सरकार आने के बाद इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। इथेनॉल से गन्ना किसानों को तो लाभ मिल रहा है, भविष्य में देश की कच्चे तेल की आयात करने की जरूरत को भी हम कम कर पाएंगे। साथियों, देश के किसानों से जुड़ी, देश के सामान्य मानवी से जुड़ी योजनाओं के प्रति कांग्रेस और उसके समर्थकों के इसी रवैये ने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। आप याद करिए, जब हमने जनधन योजना शुरू की थी तो कैसे इसका मजाक उड़ाया था। जब हमने आधार को कानूनी स्वरूप देने की कोशिश की थी तो कैसे उसकी राह में रोड़े अटकाए थे, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे। आज यही जनधन अकाउंट, यही आधार नंबर आपके मोबाइल ने एक ऐसी त्रिशक्ति का निर्माण किया है कि इनके लिए भ्रष्टाचार के तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। अब यह सुनिश्चित हुआ है कि केंद्र सरकार अगर दिल्ली से 1 रुपया भेजती है तो 100 के 100 पैसे पूरे गरीब के खाते में सीधे जाते हैं। बीच में कोई बिचौलिया किसी का हक नहीं मार सकता। साथियों, पहले की सरकारों ने जो व्यवस्था बनाई थी उसमें हमारे देश में करीब करीब 8 करोड़ लोग ऐसे थे जो सिर्फ कागजों पर थे, पैदा ही नहीं हुए थे। पैदा नहीं होते थे उनकी शादी हो जाती थी, पैदा नहीं होते थे वो विधवा हो जाते थे, पैदा नहीं होते थे वो बूढ़े हो जाते थे, पैदा नहीं होते थे वो अपंग हो जाते थे, दिव्यांग बन जाते थे, पैदा नहीं होते थे वो स्कूल के अंदर स्कॉलरशिप लेने लगते। सारा पैदा ही नहीं हुए ऐसे लोग कागज पे 8 करोड़ लोग ऐसे थे, बताओ 8। और अभी भी होंगे, मेरी खुदाई काम चल रहा है, ढूंढ रहा हूं मैं। फर्जी नाम से गैस कनेक्शन लेना, फर्जी नाम से राशन कार्ड बनाना, फर्जी नाम से कॉफी स्कॉलरशिप निकालना, फर्जी नाम से पेंशन निकालना, फर्जी नाम से मनरेगा का पैसा मांग लेना। लेकिन ये 8 करोड़ कागजी लोग गरीबों तक उनका हक नहीं पहुंचने दे रहे थे। अब हम व्यवस्था में जो पारदर्शिता लाए हैं उससे लीकेज तो रुकी है, गरीबों तक सीधे पैसे तो जा ही रहे हैं। आप हैरान हो जाओगे, ये नकली नाम जो थे उस नाम पर हर वर्ष 1,10,000 करोड़ रुपया ये बिचौलियों के हाथ में चला जाता था, वो बंद हो गया। अब मुझे बताइए, जिनको 1,10,000 करोड़ रुपया जिन जिन लोगों के पास पहुंचता होगा, अब बंद हो गया तो क्या